वेलकम टू कल्प एजुकेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स की, जो कि ब्रांच होती है फार्माकोलॉजी की। बेसिकली फार्माकोलॉजी की दो ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट इज फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसकी वीडियोस हमारे पिछले सेशंस में पड़ी हैं, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो आपको इजी वहां से एक्सेस हो जाएगा। आज के इसमें हम बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। बेसिकली डायनेमिक्स होता क्या है? डायनेमिक्स मीन्स पावर, जो कि हमने 11th 12th में भी पढ़ा होगा फिजिक्स में। बट अगर हम कोलॉजी की बात करते हैं और पावर की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो पावर है वो हम ड्रग की एफिकेसी और उसके इफेक्ट के बारे में कोरिलेट करके पढ़ेंगे। तो फार्माकोडायनेमिक्स बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट, कि कोई भी ड्रग अगर हम खा रहे हैं तो उसका डिजायर एक्शन किस तरह से बॉडी में आता है। उसके लिए जो भी चीजें होती हैं वो रिसेप्टार या नॉन रिसेप्टार बेस पे होती हैं। यहाँ पे अगर हम देखें प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, हालांकि हमें पता है ड्रग होती क्या है, बट एक नई चीज आज हमें यहाँ सीखने को मिलेगी कि ड्रग डू नॉट इम्पैक्ट एनी न्यू फंक्शन। मतलब कि जब भी कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल या मेडिसिन हम खाते हैं उसका कोई भी नया इफेक्ट नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी की जो सेलुलर मैकेनिज्म है उसको अल्टर करती है एक फिर से वे करने के लिए, जिसमें से उनके जो प्रिंसिपल है वो कुछ इस तरह है। कुछ ड्रग्स हमारी स्टिमुलेशन की तरह वर्क करती हैं। स्टिमुलेशन लाइक एक मूवी आई थी आपकी इनहेलर की, साउथ मूवी, जिसमें एड्रेनलिन का इनहेलर्स यूज करते थे। तो उस इनहेलर से क्या होता था, कोई जैसे ही वो हीरो इनहेलर को लेता था उसका सीएनएस एकदम स्टिमुलेट हो जाता था, उसकी बॉडी एकदम एक्टिव हो जाती थी। और कुछ सेकेंड्स के लिए जब तक स्टिमुलेशन रहता है उसकी बॉडी में, वो बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव रहता है। उसी तरह कुछ एग्जांपल होते हैं लाइक पिलोकार्पिन, जो कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है सलाइवा को इंक्रीज करने के लिए। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि प्रिंसिपल वर्क करते हैं स्टिमुलेशन के थ्रू। नेक्स्ट, अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन में सेम वही एक्शन आता है बट अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, कुछ ड्रग ऐसी हैं जो हमारे सीएनएस को सप्रेस कर देती हैं, जैसे कि बेंजोडाइजापीन है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं। ये सारी की सारी ड्रग्स क्या करती हैं? डिप्रेशन कॉज करती हैं। फिर उसके बाद इरिटेशन। इरिटेशन से आप क्या समझ रहे हैं? इरिटेशन मतलब कि कोई भी एक्शन आ रहा है वो इरिटेटिंग वे में आ रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल एमोरोजेंटिक, जो एक फार्माकोलॉजिकल ड्रग है और वो बहुत ही बिटर टेस्ट की होती है। तो कोई भी तीखी चीज अगर आप इनटेक कर रहे हैं ओरली, तो वो पूरी की पूरी जीआईटी को इरिटेट करती है, जिसकी वजह से वोमिटिंग हो जाती है। तो कभी कभी कोई पॉइजनस केस अगर आता है तो उसमें हम बिटर चीजें या ऐसे इरिटेंट्स देते हैं कि जिसकी वजह से इरिटेशन होके जो भी मैटर स्टमक में है वो वोमिटिंग के थ्रू पास आउट हो जाए। उसके बाद रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट प्रिंसिपल में क्या होता है, कोई भी हमारी बॉडी में अगर डिसऑर्डर है या डिजीज है, तो जो भी चीजें एक नॉर्मल वे में चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी लाइक हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, अगर उनमें कुछ भी डिस्टर्बेंस हो गई है तो हम उसको रिप्लेसमेंट थेरेपी या रिप्लेसमेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे वर्क करेंगे। लाइक सबसे कॉमन एग्जांपल है डायबिटीज के केस में इंसुलिन का। इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से डायबिटीज हो रही थी और उसी को हम ओरल ग्लूकोज लेवल में देखते हैं या इंसुलिन आर्टिफिशियली देखते हैं, तो एक तरह का वो रिप्लेसमेंट ही हो रहा है। उसके बाद साइटोटॉक्सिक एक्शन। अब कोई भी ड्रग साइटोटॉक्सिक एक्शन कैसे शो करती है? जैसे कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, कीमोथेरेपेटिक एजेंट है। जो भी ड्रग्स हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में सिस्टमिक ब्लड के थ्रू माइक्रोब्स को किल कर रही हैं या कीमोथेरेपी एक्शन शो कर रही हैं, वो साइटोटॉक्सिक एक्शन को फॉलो करती हैं। तो बेसिकली यही प्रिंसिपल होते हैं जिसमें कोई भी ड्रग एक्ट करती है, ये उनका बेसिक प्रिंसिपल होता है। आगे अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन की, ड्रग अपना एक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू फॉलो करती हैं। तो अभी तक हम जानते थे कि ड्रग्स जो भी है रिसेप्टार बेस पे होती हैं और वो 4 तरह के रिसेप्टार्स पे वर्क करती हैं। बट वाइडली हम देखेंगे कि जो जितनी भी मेडिसिन हैं, कोई भी मेडिसिन अगर हम किसी भी ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हैं तो वो 2 तरह से वर्क कर सकती हैं, आइदर बाय रिसेप्टार मीडिएट और नॉन रिसेप्टार मीडिएट। रिसेप्टार मीडिएट में हमारी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। नॉन रिसेप्टार मीडिएट में भी कुछ ऐसे एक्शंस हैं, जैसे कि कुछ ड्रग्स होती हैं जो फिजिकल एक्शन के थ्रू काम करती हैं, जैसे कि लग्जेटिव। लग्जेटिव क्या करती है? वॉल्यूम को बढ़ा देती है, स्टूल वॉल्यूम को, या उसमें स्मूथनिंग कॉज करती है। तो इसमें कोई भी रिसेप्टार का यूज नहीं हो रहा है, ये ड्रग डायरेक्टली हम इनटेक कर रहे हैं
वो लोकली एक्शन दे रही है, वहीं पे अपना फिजिकल एक्शन की तरह काम करके बॉडी से निकल जाती है। सेकेंड, केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शन जैसे कि एंटासिड जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो यहाँ भी एसिड में यहाँ पे कोई रिसेप्टर का रोल नहीं है। जितना भी अमाउंट का एसिड हमारे स्टमक में है उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बाहर से बेस देते हैं जो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। सेकेंड, आयन चैनल्स। जैसे कि हमारी बॉडीज में बहुत सारे आयंस होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। सो इन आयंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है फिजियोलॉजी को मेंटेन रखने के लिए। तो इन आयन चैनल्स के थ्रू भी हम कुछ वर्क करते हैं, जैसे कि लोकल एनेस्थीसिया जो कि सोडियम आयन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एक्शन इंस्टेंटली आ जाता है। फिर एंजाइम्समेटिक। अब एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम हमारे कैटालिस्ट होते हैं। कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें कैटालिस्ट की जरूरत होती है जो उस रिएक्शन को फॉरवर्ड कर सके। तो यहीं पे अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव एंजाइम अगर दे देते हैं तो वो एक दूसरे से कॉम्पीट करके अपना एक्शन शो करते हैं। लास्टली, ट्रांसपोर्टर्स। कुछ आयंस ऐसे होते हैं जो ट्रांसपोर्टर की तरफ मूव करते हैं और उसी के थ्रू अपना एक्शन शो करते हैं। तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाय एंजाइम। तो अब ये हम देख रहे हैं यहाँ पर एक ही एंजाइम है। इस एंजाइम के पास एक साइट है जिसको इसकी फिक्स साइट है, जहाँ पे अगर कोई सबस्ट्रेट बाइंड होगा तो इसमें कंफर्मेशन चेंजेस होंगे। वो कंफर्मेशनल चेंजेस हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। बट सपोज अगर यहाँ पे कोई इनहिबिटर बाइंड हो जाए, ठीक, अगर यहाँ पे इनहिबिटर बाइंड हो जाएगा तो इस एंजाइम में कोई भी स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा। ये एंजाइम एज सच ऐसे रहेगा जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो सिंपली यही मैकेनिज्म एक्शन है जो भी ड्रग हमारी एंजाइमेटिक की तरह वर्क करती है। अगला हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थ्रू ट्रांसपोर्टर्स। अब हमारी सेल मेम्ब्रेन्स पे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट आयंस प्रेजेंट होते हैं जिनके लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट आयंस है और अलग अलग ट्रांसपोर्ट चैनल्स हैं। तो अगर कोई भी ट्रांसपोर्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है जिसका गेट ऊपर के साइड है, तो अगर यहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट अगर यहाँ बाइंड होता है, कंफर्मेशनल चेंजेस होते हैं, तो इसका आयन जो भी इसका फॉर्म है वो रिवर्स हो जाता है और वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाता है। तो जिसकी वजह से जो भी वहां पे सबस्ट्रेट है वो सेल के अंदर आ गया। तो इसमें एक तरह से ये ट्रांसपोर्ट की तरह ही वर्क कर रहा है। सबस्ट्रेट सेल मेम्ब्रेन से बाहर था, वो आयंस पे बाइंड हुआ, मूव हुआ और वो सेल के अंदर आ गया। अगर यहीं पे कोई इनहिबिटर आके बाइंड हो जाता है तो इसकी जो आयन साइट है वो क्लोज हो जाएगी, जिसकी वजह से कोई भी सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा। और जब ये सबस्ट्रेट बाइंड होगा ही नहीं तो इसका इनवर्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, ये मूव नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से कोई भी एक्शन नहीं आएगा। तो ये भी फिर मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन थ्रू रिसेप्टर। सबसे मेन कैटेगरी हमारी जो डायनेमिक्स में है वो थ्रू रिसेप्टर्स की होती है। रिसेप्टर बेसिकली मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, कुछ न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ऑल ओवर द बॉडी ये डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। फिर सेकेंड, जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो इस बात को आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि ऑल रिसेप्टर्स इन प्रोटीन इन नेचर। तो जैसे कि आपके जो एग्जिट एग्जाम आने वाले हैं उनमें भी ये ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं जो सुपरफिशियल क्वेश्चन बनाते हैं, और आप क्या सोचते हैं कि डीप क्वेश्चन पूछ लिया तो वो समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर ये रिसेप्टर आर प्रोटीन इन नेचर। जितने भी टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं इनके लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। सो कंटिन्यू टू वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।